बृहस्पति जन्म कुंडली में 9वें घर में क्या रिजल्ट है उसके, किस तरीके से उसके प्रभाव हमें काउंट करने चाहिए, या क्या उसकी में खूबियां हैं जो हमें मिलती हैं। देखिए, बृहस्पति के जो पक्के घर हैं वो कुंडली में 9वां घर और 12वां घर ही पक्का घर है, क्योंकि यहाँ बृहस्पति की 9वीं राशि मतलब धनु राशि आती है और 12वें घर में 12वीं राशि मतलब मीन राशि आती है, जिसके स्वामी बृहस्पति होते हैं। तो 9th हाउस लाल किताब के अनुसार या ज्योतिष के अनुसार आपके बुनियाद का कारक होता है, आपकी नींव का कारक होता है 9th हाउस जन्म कुंडली में। व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करता है, परिवार बनाता है, या कुछ भी अपने जीवन में तरक्कियों पे जाने की कोशिश करता है, तो उसका सबसे पहले एक बेस बनता है कि हाँ, बेस से उसने शुरुआत करी। अगर किसी को मान लो किसी को डॉक्टर बनना है, तो बेस क्या होगा? बेस ये होगा कि पढ़ाई करने के बाद वो साइंस लेगा, साइंस के अंदर अच्छे वो मार्क लेके आएगा, अच्छी उसमें रिसर्च करेगा, अच्छी पढ़ाई करेगा। तो मतलब पहले वो बेस बनाएगा कि अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो, देन आप एक अच्छे एमडी या एमएस बन सकते हो। तो जो बेस होता है, जो बुनियाद होती है, जो नींव होती है, वो इनकी मजबूत होती है। जो 9th हाउस के बृहस्पति वाले होते हैं, हम ये बोल सकते हैं, या 9th हाउस के बृहस्पति या 9th हाउस जन्म कुंडली में आपकी बुनियाद बोला गया है। 9th हाउस आपके घर की बुनियाद बोली गई है, जो घर की नींव है, ये भी 9th हाउस बोला जाता है। और 9th हाउस घर का बीचों बीच जो केंद्र होता है, सेंटर पॉइंट जो घर का है, वो भी माना जाता है जन्म कुंडली का। और 9th हाउस से इसको ब्रह्म स्थान भी माना जाता है। 9th हाउस ब्रह्म स्थान का भी बोला गया है। तो यहाँ पर ये 9th हाउस एक ऐसा ग्रह जगह है जो जन्म कुंडली में आपके केंद्र को दर्शाता है, आपकी नींव को दर्शाता है, आपके अंदर की जो भी कैपेबिलिटी है, आपने उसको कैसे इकट्ठा किया है, ये उसको दर्शाता है। तो 9th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है लाल किताब के अनुसार। जन्म कुंडली में 9th हाउस से ही सारे ग्रह घूम के निकलते हैं। 9th हाउस के बिना कोई भी ग्रह अपना इम्पैक्ट नहीं देगा, क्योंकि 9th हाउस किस्मत का घर है, इसलिए बृहस्पति को किस्मत बोला गया है। तो 9th हाउस अगर किस्मत का घर है और हर ग्रह आपकी किस्मत बदलता है, तो उसको 9th हाउस से निकलना ही पड़ेगा, 9th हाउस से गुजरना ही पड़ेगा, तब जाके वो आपकी किस्मत पे असर छोड़ के जाएगा, इम्पैक्ट देके जाएगा। तो 9th हाउस ये है। 9th हाउस के साथ 9th हाउस का जो सामने वाला घर होगा, जहां से इसकी 7वीं दृष्टि जाती है, वो खाना नंबर 3 पे जाती है। तो खाने नंबर 3 में क्या है? खाना नंबर बुध का घर है, 3 नंबर बुध का घर है, मंगल का, वहां पर उसको मंगल का वो कारक हाउस है। केतु वहां नीच का होता है, राहु उच्च का होता है। 9th हाउस में बृहस्पति अपना घर, केतु उच्च है और राहु नीच है। जब भी बृहस्पति के घर में राहु होगा तो नीच होगा और केतु होगा उच्च होगा। बुध के घर में केतु नीच होते हैं और राहु उच्च होते हैं। तो ये चीज आप हमेशा याद रखना। तो 9th हाउस में उच्च का प्लेनेट हमें कौन सा मिला? केतु और बृहस्पति अपना, मतलब ये दो ग्रह अच्छे मिले, और राहु जो नीच है ये हमें एक बुरा मिला। तो मतलब 9वें घर में जब बृहस्पति होगा तो केतु की बात होगी, और साथ में मंगल, राहु, केतु और बुध की भी बात होगी। तो 3 ग्रह आपके सामने वाले घर की बात होगी और 2 9वें घर के जो अपने कारक हैं उसकी बात होगी। तो उसी चीज की हम आगे पढ़ते हैं। 9th हाउस बृहस्पति, 9वें घर में बृहस्पति पक्के घर का मालिक। पक्का घर किसे कहते हैं? कि ये वही 9वीं राशि उसकी खुद की है, धनु राशि उसकी खुद की है, तो ये पक्के घर का मालिक है, ये पक्का घर है उसका। यहाँ पर बृहस्पति
अच्छा करने की पूरी जिम्मेदारी लेके बैठता है, क्योंकि वो खुद पक्के घर में बैठा है, पक्के घर का मालिक होगा ये। आगे लिखा है घर का और ग्रह फल का, मतलब यहाँ पे बृहस्पति अपने घर का है और ग्रह फल का है। ग्रह फल का मतलब लाल किताब ग्रामर की जब ग्रामर जब पढ़ोगे तो उसमें ग्रह फल और राशि फल की बात हुई है। तो ग्रह फल के उपाय नहीं किए जाते, राशि फल के उपाय किए जाते। जिस ग्रह के लिए राशि फल कोरिलेट होता है कि ये ग्रह यहाँ राशि उपाय किए जा सकते हैं, घर वाइज भी, दृष्टि वाइज भी। लेकिन अगर कोई ग्रह ऐसा लिखा आ जाए कि ये ग्रह ग्रह फल का है, तो कभी भी आप उसके डायरेक्ट उपाय नहीं कर सकते। अब वो ग्रह बुरा प्रभाव दे रहा है, लेकिन फिर भी उस ग्रह के डायरेक्ट उपाय नहीं कर सकते, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो फिर क्या करना होता है, उसके मित्र ग्रह का उपाय करना होता है। जैसे कि सपोज एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि 9वें घर में अगर बृहस्पति बुरे रिजल्ट दे रहा है, तो डायरेक्ट बृहस्पति की चीजों से आप उपाय नहीं कर सकते हो। आपको मंगल चंद्रमा सूर्य से उपाय करने पड़ेंगे, जो इसके मित्र ग्रह हैं। इसका सपोर्ट उसे देना पड़ेगा, तब जाके ये अपने अच्छे असर देना शुरू करता है। तो जो ग्रह फल लिखा हो तो आप सीधे समझ जाइएगा कि ग्रह फल का मतलब होता है कि ग्रह के डायरेक्ट उपाय नहीं किए जाएंगे। तो ये पक्के घर का मालिक है, अपने घर का मालिक है, और यहाँ पर बृहस्पति बैठा ग्रह फल का है। आगे लिखा है किस्मत को जगाने वाला। तो बृहस्पति खुद किस्मत ही है, और 9वां घर भी कुंडली में किस्मत को बोला गया है, तो किस्मत को जगाने वाला। तो ये किस्मत को जगाने वाले ग्रह माने गया है। आपकी किस्मत कैसी होगी, जन्म कुंडली बृहस्पति बताती है। अगर आपका बृहस्पति खराब है तो आपके कैसे हो, बृहस्पति से ही पता चल जाएगा कि आपकी किस्मत कैसी है। किसी का, आप लोगों में से किसी का 9वें घर का बृहस्पति है, या किसी के घर में किसी कुंडली में 9वें घर का बृहस्पति है? सर मेरी वाइफ का 9वें घर का बृहस्पति है। चलो कोरिलेट करना। जी। किस्मत को जगाने वाला होता है, किस्मत का धनी मालिक माना गया है। 9वें घर खुद किस्मत होती है, तो उसके अनुसार ही जीवन में अच्छे और बुरे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। मतलब लाइफ में जो भी है, अब बृहस्पति अगर 9वें घर में किस्मत है और 9वीं घर किस्मत है, तो सारे ग्रह 9वें घर से होके निकलते हैं। मतलब एक रूट है, एक एक चौराया है कि जब भी आपको जाना होगा तो आप उस चौराहे से गुजरोगे ही गुजरोगे। तो ये उस तरीके का, एक तरीके का बाईपास है कि आपको रूट बदलना है तो इस बाईपास पे आना पड़ेगा। तो उसी तरीके से 9वां घर सभी ग्रहों का बाईपास होता है, यहाँ से सब ग्रह गुजरते ही हैं। क्योंकि अगर आपको उस ग्रह को किस्मत को आपकी किस्मत में अच्छा देना होगा तो 9वें हाउस से निकलना पड़ेगा, बुरा देना होगा तो 9वें हाउस से निकलना पड़ेगा। तो जिसकी उपाधि बृहस्पति के पास है। बृहस्पति खराब होगा किस्मत खराब होगी, बृहस्पति अच्छा रहेगा किस्मत अच्छी बनी रहेगी हमेशा। आगे लिखा है जद्दी मकान, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, चलता व उड़ता वजूद और गैस। ये बात बोली गई है। जद्दी मकान, इसका मतलब होता है खानदानी संपत्ति, बाप दादाओं की जायदाद जो है वो है बृहस्पति 9 वाले को बाप दादाओं की जायदाद मिलती है, या उसका जन्म ही ऐसे घर में होता है जिनके बाप दादा रईस हों। और ज्यादातर उनको बाप दादा की तरफ से संपत्ति प्राप्त होती है। साथ ही साथ वो कभी गरीब नहीं मरता, क्योंकि 9वें घर का बृहस्पति मकान का कारक है, किस्मत अच्छी का कारक है। तो मतलब उसके पास संपत्ति बहुत अच्छी होती है। मेल फैक्टर में तो बहुत ज्यादा अच्छा देखा गया है कि मेल कुंडली में, किसी कुंडली में ये सारी चीजें हैं, 9वें घर का बृहस्पति है, तो उसके जीवन में संपत्ति होती है, पैतृक संपत्ति भी बहुत इसे मानी गई है। आगे लिखा है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, मतलब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जो भी धर्म स्थान है। लाल किताब में 1940 में
और 1942 में इसको मरकज स्थान बोला गया है। मरकज, जहां पर दुआएं की जाती हैं, प्रे की जाती है, जहां पर प्रार्थना की जाती है। तो यहाँ पर बोला गया है कि ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये वो जगह है जहाँ पे प्रार्थना होती है, परमात्मा को मनाया जाता है या प्रार्थना की जाती है, ये वो स्थान है। और प्रार्थना कहाँ की जाती है? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में की जाती है। तो जो धर्म स्थान होता है वो नौवे घर को ही माना गया है। अब देखो, धर्म स्थान नौवे घर को माना गया है, धर्म स्थान दूसरे घर को ही माना गया है, धर्म स्थान 11वें घर को ही माना गया है, और धर्म स्थान 5वें घर को ही माना गया है। लाल किताब के अनुसार आपकी कुंडली का कौन सी, जिस ग्रह में कोई भी नीच और उच्च नहीं है, अपनी राशि के अनुसार वो स्थान धर्म स्थान होता है। मान लीजिए दूसरे स्थान में, दूसरे घर में कोई भी ग्रह नीच और उच्च का नहीं है। हाँ, राहु केतु एज पर ग्रहों के अनुसार ऊंच नीच के माने गए, लेकिन लाल किताब ने उनको नीच और उच्च की कोई राशि नहीं दी है। तो दूसरा स्थान मंदिर बोल दिया क्योंकि वहां पे कोई ग्रह उच्च और नीच का नहीं होता। पांचवा स्थान जो हमारा विद्या का घर है, मतलब स्कूल, हमारा गुरुकुल, जहां पे पढ़ाई लिखाई होती है, तो उस घर में भी कोई ग्रह उच्च का नीच का नहीं है। पांचवें घर में भी कोई ग्रह उच्च का और नीच का नहीं है, क्योंकि अगर गुरुकुल में अज्ञानी व्यक्ति भी रहेगा उसको भी ज्ञान मिलेगा, ज्ञानी भी रहेगा उसको भी ज्ञान मिलेगा। तो वहां पर सभी एक समान होंगे, किसी को हाई या किसी को लोअर कंडीशन नहीं देखी जाएगी। तो इसलिए पांचवा घर भी एक तरीके से धर्म स्थान बोल दिया जाता है, गुरुकुल स्थान बोल दिया जाता है। तो यहाँ पर ये भी, जहां पर अच्छी बातें आपको शिक्षा मिल रही है, वो धर्म स्थान बन जाता है। तो नौवा घर भी धर्म स्थान, पांचवा घर भी धर्म स्थान में आया। नौवा घर, यहाँ पर भी कोई ग्रह उच्च का नीच का नहीं है, बृहस्पति स्वयं यहाँ बैठा है, ज्ञान का कारक है, पूजा पाठ धर्म के कारक है। तो यहाँ पर ये नौवा स्थान भी आपकी गुरुद्वारे, मस्जिद और मंदिर की स्थान बोल दिया गया है। जन्म कुंडली का 11वें घर में कोई भी ग्रह उच्च और नीच नहीं होता, वहां लाभ होता है, बेनिफिट होता है, हर चीज से बेनिफिट मिलता है, यानी आपकी किस्मत का लाभ 11वें घर से देखा जाता है। तो वो भी धर्म स्थान बोला गया है। तो जब भी जन्म कुंडली में दूसरा, पांचवा, नौवा और 11वां घर खराब होता है, तो उसको ठीक करने के लिए व्यक्ति को मंदिर से संबंधित उपाय करवाए जाते हैं। क्योंकि अगर आप मंदिर में जाओगे तो आपके ये चारों घर एक्टिवेट होने लग जाते हैं। अगर लाभ खराब हो रहा हुआ तो लाभ आने लग जाता है, इनकम नहीं आ रही है तो इनकम आने लग जाती है, ज्ञान और बुद्धि साथ नहीं दे रही है वो साथ देने लग जाती है, और किस्मत साथ नहीं दे रही तो वो भी साथ देने लग जाती है। कई बार आपने सुना होगा कि किसी ने मन्नत मांगी, मतलब दुआ करी, और दुआ क्या है? केतु है। किसी ने मन्नत मांगी, मन्नत केतु होती है, और केतु को अभी 9वें घर में अच्छा बताया गया है। किसी ने मन्नत मांगी कि मेरा ये कार्य हो जाए और मैं ऐसा काम करूंगा, मैं भंडारा कराऊंगा, मैं पैसे चढ़ाऊंगा, मैं इतने दिन तक व्रत करूंगा आपके, या मैं इतना आपके लिए परिश्रम करूंगा, मतलब जो भी जिसकी श्रद्धा होती है उस तरीके से वो मन्नत मांगता है, और उसका वो कार्य पूरा होता है तो वो धर्म स्थान में जाता है। तो मन्नत मांगने वाला कार्य, एक बार आप किसी जगह जाओ, जैसे लोग पहले वैष्णो देवी जाते हैं, वहां मन्नत का धागा बांध के आते हैं कि माँ मेरी मन्नत पूरी करना, मैं आपके पास फिर दोबारा से आऊंगा। तो आप वहां गए, आपने वहां पे प्रे करी, मतलब वही वहां पे बैठ के दुआ करी, और वो दुआ 9वें घर से उठी, मतलब किस्मत वाले घर से उठी, और वहां से किन किन घरों को उसने जागृत किया? जन्म कुंडली के 11वें घर को एक्टिवेट किया, जन्म कुंडली के दूसरे घर को एक्टिवेट किया, जन्म कुंडली के 5वें घर को एक्टिवेट किया। आप वहां मन्नत मांग के आए, आपके ये घर एक्टिवेट हुए, क्या हुआ? सेकंड हाउस, आपके धन की स्थिति अच्छी हुई। सेकंड हाउस धन है तो आपकी जुबान है, जुबान में वो इतनी आपकी प्यार मधुरता आ गई कि आप लोगों के साथ काम कर रहे हो, लोगों से डील होने लग गई और धन आने लग गया। पांचवा घर एक्टिवेट हुआ। पांचवा घर क्या है? आपका ज्ञान है, आपकी बुद्धि है,
उसको सही से इस्तेमाल किया कि मैं पहले बुरा था, मैंने वहां से मन्नत मांगी, मेरी स्थिति अच्छी होने लग गई, तो 5वां घर वहां से एक्टिवेट हो गया। 9वां घर किस्मत तो है ही, क्योंकि आप 9वें घर में बैठ के किस्मत मांग के आए हो वहां पर बैठ के। चाहे किसी भी धर्म स्थल में चले जाओ, चाहे गुरुद्वारे में बैठ जाओ जाके, चाहे किसी मंदिर मजार में जाके, मस्जिद मजार में बैठ जाओ, तो 9वां घर तो वो बन जाता है, क्योंकि वहां से आपने दुआ यानी केतु को जागरूक किया। और 11वां घर लाभ है, तो जितनी भी ये चीजें हम एक्टिवेट करते हैं तो उसका जो लाभ मिलता है वो 11वें घर से मिलता है। तो जब भी हम धर्म मंदिर स्थान में जाते हैं, दुआ करते हैं वहां पर, तो 9वें घर से केतु का कंसन जुड़ता है, केतु एक्टिवेट होता है, 9वें घर एक्टिवेट होता है, तो कुंडली का 2, 5, 11 इसके भी रिजल्ट्स आपको मिल जाते हैं। इसलिए यहाँ पर गुरुद्वारा, मंदिर और मस्जिद का स्थान इसको बोला गया है। और बृहस्पति आपके अगर ये घर का सेंटर पॉइंट है, तो आपका नाभि स्थान, जो आपकी नाभि है, उस स्थान को बृहस्पति बोला जाता है, मतलब कुंडली के 9वें स्थान को बोला जाता है। अब नाभि अगर 9th हाउस है, तो लाल किताब में एक कॉमन उपाय है कि किसी को अपना बृहस्पति अच्छा रखना है, और 9th हाउस वाले बृहस्पति वाले को नाभि, जुबान, माथे पे केसर का तिलक लगाना ही चाहिए। मतलब बृहस्पति को मजबूत करना चाहिए। 9वां घर आपका नाभि हो गया, जुबान मतलब जीव आपकी 2nd हाउस हो गया, और माथा भी आपका 2nd हाउस ही माना जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि नाभि, जुबान, माथे पे अगर आप केसर का तिलक लगाते हो, तो 9वें घर का बृहस्पति आपको अच्छे खासे रिजल्ट्स देने वाला बना रहेगा, और इससे बहुत ज्यादा फायदे आते हैं, क्योंकि नाभि 9वां हाउस होता है वो। और किसी को अपने बृहस्पति की 9वें घर के रिजल्ट अच्छे पाने हैं, तो ये उपाय करके देखे, नाभि, जुबान, माथे पे केसर का तिलक लगा के देखे, उसको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। आगे लिखा है चलता व उड़ता वजूद गैस। यहाँ पे चलता और उड़ते वजूद का मतलब है कि ऐसा शख्स जिसका 9वें घर का बृहस्पति होगा, उसका वजूद बहुत अच्छा होगा, वो चलता फिरता रहेगा, उसके सामने कभी नाकामयाबी नहीं आएगी, कभी किसी तरीके से वो परेशान नहीं होगा, उसका वजूद बहुत अच्छा होता है, समाज में नाम मान सम्मान होता है, एक अच्छी इज्जत और शोहरत उसके पास होती है, क्योंकि ज्ञानी होता है वो, क्योंकि आगे इसमें ब्रह्म ज्ञानी का एक शब्द दिया गया है, तो वो ज्ञानी होता है, उसको अच्छी सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं, अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है, तो समाज में इज्जत भी होती है। तो चलता हुआ उड़ता वजूद होता है, मतलब उड़ता मतलब उसका नाम एक जगह 2 जगह नहीं, 4। पहले के समय में क्या होता था कि एक गांव में कोई अच्छा व्यक्ति होता था, तो उसका 4 गांवों तक उसके नाम हुआ करते थे। तो वो वाला जो वजूद है वो उड़ता हुआ वजूद है, मतलब आपका नाम फैलेगा। और चलता मतलब कि जहां से आप जाओगे आपको वाहवाही आपको मिलेगी, आपको इज्जत मिलेगी, तो ये चलता उड़ते वजूद का मतलब ये है। और गैस, बृहस्पति हवा का कारक है ही, गैस का कारक भी है, मतलब जितनी भी ये जहरीली गैस हो गई उसमें भी बृहस्पति का कंटेंट है, ऑक्सीजन गैस हो गई ये भी बृहस्पति है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस से बात हो रही है, मतलब प्योर ऑक्सीजन है यहाँ पर बैठा हुआ बृहस्पति, जो आपकी जीवन की अच्छी स्थिति को दिखाता है। तो 9वें घर का बृहस्पति इस तरीके से बात बोली गई है कि इन जो लाल किताब में जो पहले आशियाएं लिखी होती हैं, इन आशियाओं का मतलब ये है, इन सिग्निफिकेटर का मतलब ये है कि यहाँ पर ये लिखा गया है कि घर का, ग्रहफल का, किस्मत को जगाने वाला, जद्दी मकान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चलता व उड़ता वजूद गैस, इन ये सिग्निफिकेटर हैं। तो इनका मीन क्या है, उसका मीन इसी तरीके से हमें हमेशा देखना है। तो अब बात करते हैं इसकी दोहे के। अभी तक का सब क्लियर है, बता दीजिए, ताकि कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए। क्लियर है गुरुजी? क्लियर है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, दोहे में क्या लिखा है। दोहे में लिखा है बृहस्पति हो जब 9-12 में, घर उसके गंगा आती है, किस्मत उम्दा सबका पत्तन नाव हवा से चलती है। अब यहाँ पे बोला है बृहस्पति
हो जब 9-12 में, मतलब 9th हाउस में और 12वें घर में जब भी बृहस्पति होगा, घर उसके गंगा आती है। अब गंगा आने का मतलब है, आप देखना, आपको जो बुक है उसके नीचे गंगा के बगल में लिखा है 1 और नीचे लिखा है 1 का मतलब है धन और औलाद। 1 का मतलब है, देखो यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है, धन और औलाद। तो यहाँ पर धन और औलाद की बात हुई है, ये देखिए, ये धन और औलाद लिखी हुई है। तो अब यहाँ पर क्या है कि जब भी बृहस्पति 9वें घर में होगा तो ऐसे व्यक्ति को धन की कमी नहीं होगी। और औलाद मतलब औलाद में भी क्या, पुत्र की प्राप्ति, मतलब इनके पुत्र जरूर होता है और धन भी बहुत अच्छा होता है इनके पास जब भी बृहस्पति 9 और 12 में होगा। यही कहानी 9 की है, यही कहानी 12 की है, सिर्फ और धन और औलाद के लिए 9 और 12 की बात हुई है। ये नहीं कि सारी जितनी भी सारी बातें हैं वो 12वें घर के बृहस्पति वाले को मिलेंगी, नहीं, सिर्फ और सिर्फ धन और औलाद। जिसका भी बृहस्पति 9 और 12 में होगा उसके धन और औलाद दोनों अच्छे रहेंगे। ठीक है। किस्मत उसका किस्मत उम्दा, सबका पतन, नाव हवा से चलती है, मतलब किस्मत इसकी अच्छी होती है, सबका पतन। पतन का मतलब यहाँ पे जो बोला गया है, पतन का मतलब बोला गया है, देखो पतन 2 तरीके से होता है कि किसी का पतन कर देना, किसी को मार देना, किसी का बुरा कर देना, या किसी का कि मैंने इसका पतन कर दिया, मतलब किसी को ठेस पहुंचा देना, मतलब उसका वजूद खत्म कर देना, ये होता है पतन का मतलब कई बार जो पुराने समय में रहा है। लेकिन यहाँ जो बोला है, यहाँ पे बोला किस्मत उम्दा सबका पतन। सबका पतन का मतलब इसने बोला है कि अपने परिवार के सभी सदस्यों की जो भी इच्छाएं हैं, जो भी जिम्मेदारी है, ऐसा व्यक्ति पूरी तरीके से उनको पूरा करता है, मतलब सबको सेटिस्फिकेशन देता है, एक तरीके से सबकी जरूरतों को पूरा करता है, सबकी जितनी भी इच्छाएं होती हैं उनको ये पूरा करता है। अब घर में बेटा है, उसकी कोई इच्छा है उसको भी पूरा करेगा, माँ है उसको भी पूरा करेगा, पत्नी है उसको भी इच्छाओं को पूरा करेगा, मतलब सबको पतन, मतलब जिसको जो चाहिए सब मिलेगा, ये वो देने वाला व्यक्ति होता है। नाव हवा से चलती है। नाव क्या होती है, जो हमारा शरीर है, मतलब हमारी जो बॉडी है, उसके अंदर जो आत्मा है वो बृहस्पति है। ठीक है। कई बृहस्पति लाल किताब में बृहस्पति को आत्मा भी कहा गया है। तो जो हमारी आत्मा है वो बृहस्पति है, और जो उसका ढांचा है उसे नाव बोला जाता है। जिस नाव में आत्मा सवार होती है, जो गीता के उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ये जो आपका शरीर है ये एक तरीके की नौका है, इसमें तुम्हारा जो जीव है, मतलब कि जो तुम्हारी आत्मा है वो बस चल रही है। तो यहाँ उसी नाव की बात हो रही है कि आपकी जो बॉडी का जो नाव है, जो पुतला है, जो नाव है, वो हवा से चलती है, मतलब वो अपने आप चलती है। उसको चलाने के लिए व्यक्ति को कष्ट उठाना नहीं पड़ता, या शरीर को हिलाने के लिए, यानी इसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, कहने का मतलब यही है कि उसको सुख सुविधाएं देने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, इसके पास सब कुछ अपने आप आता है और अच्छी इनकम आती है। क्योंकि यहाँ पे ऊपर जो लिखा था, घर उसके गंगा आती है, गंगा का मतलब होता है पवित्र, क्योंकि अभी भी, आज भी और सदियों तक, और जब तक धरती रहेगी तब तक गंगा को पवित्र माना जाएगा। तो आज भी कसम में भी खाई जाती है, गंगा की पवित्रता की जाती है, मतलब उससे ज्यादा पवित्र कोई चीज धरती पे है ही नहीं। तो जो भी धन आएगा, जो भी पैसा आएगा वो पवित्र आएगा, गंगा जैसा साफ और अच्छे वाला धन आएगा। मतलब 2 नंबर का पैसा बिल्कुल भी नहीं होगा, या गलत काला पैसा, काला धन, बेईमानी का पैसा नहीं आएगा। पैसा 1 नंबर का गंगा जैसा पवित्र आएगा, जिसकी वजह से उसका जो जीवन है, उसका जो नाव है, जो उसके जो एक उसका शरीर है, वो नॉर्मल तरीके से चलेगा, उसके ऊपर कोई दाग लगाने वाला नहीं होगा, मतलब कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी जो नाव के रास्ते में आके टिके, जिससे नाव की बेड़ी डूबे। क्योंकि कई जगह बोलते हैं ना, बेड़ी अपनी डूबती है, ये बृहस्पति और बुध वाले के टकराव के लिए बोली गई है कि जब बृहस्पति और बुध आपस में जब टकराव में आते हैं तो अपनी बेड़ी को डुबोने वाला, मतलब अपनी ही नाव डुबोने वाला व्यक्ति होता है।
तो यहाँ पर यही वही बात बोली है, तो जहाँ नाव जो बोलेगा है, नाव जो बोला जाता है, बेड़ी जो बोलता है वो बृहस्पति आपके शरीर के ढांचे को बोला जाता है। तो कहा गया है कि 9वें घर के व्यक्ति का जो जीवन है वो अच्छा चलता है, शरीर है वो भी अच्छा चलता है, समय समय पे सारी चीजें उसे प्राप्त होती हैं, किसी भी तरीके से उन्हें कोई नुकसान नहीं होता, और जो भी उनके जीवन में सुख सुविधाएं चाहिए उनको भरपूर प्राप्त हो जाती है। मतलब नॉर्मल आसान जीवन चलता है, कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता। आगे लिखा है, जूजू पानी इसके बढ़ते होता ब्रह्म ज्ञानी है। मतलब जूजू पानी उसका बढ़ते, पानी बात आई चंद्रमा की, चंद्रमा मतलब नॉलेज, जैसे जैसे उसकी नॉलेज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो और ज्यादा ज्ञानी होता चला जाएगा, और ज्ञानी इतना होता चला जाएगा कि एक समय पे ब्रह्म ज्ञानी हो जाएगा। और ब्रह्म ज्ञानी कई तरीके से अलग अलग शब्दों में इस्तेमाल हुआ है। ब्रह्म ज्ञानी का मतलब अलग अलग शब्दों से माना हुआ है। मतलब ब्रह्म ज्ञानी का मतलब होता है तीन जहान का मालिक। जो ब्रह्म ज्ञानी है, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट, इन तीनों को देखने वाला वो भी ब्रह्म ज्ञानी है। कि पीछे क्या हुआ है, इस समय क्या चल रहा है और आने वाला समय क्या है। तो 9वें घर का जिसका बृहस्पति होगा, एक तरीके से बुध का अगर टकराव भी ना हो तीसरे घर से, जो अभी हम टकराव की बात करेंगे आगे, और किसी भी तरीके से खराब ना हो, तो ऐसे व्यक्ति अच्छे एक ज्योतिष जरूर बन सकते हैं। कारण क्योंकि इनको पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट तीनों देखने की ताकत बृहस्पति देता है। और ज्योतिष में हम यही तो देखते हैं कि पीछे क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है, और चल रहे समय में कौन सी एक्टिविटी चल रही है। तो उस तरीके की एक इसको ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। साथ ही साथ तीनों जहान का मालिक बृहस्पति माना जाता है। मतलब बचपन, बुढ़ापा, जवानी, इन तीनों में व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है, इनको परेशानी नहीं होती। क्योंकि एक एग्जाम्पल ब्रह्म ज्ञानी का मतलब ये भी है, मतलब तीन जहान का मालिक, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, तो ये बोला जाता है। तो एक तीन जहान और बोला गया है, एक ब्रह्म ज्ञानी और बोला गया है, मतलब बेटा, पोता, परपोता। तो यहां तक उसकी नस्ल भी रहती है। और 9वें घर में बृहस्पति जब भी होगा, वो जितना व्यक्ति पढ़ेगा, जितनी चीजों को वो पढ़ता चला जाएगा, अपना नॉलेज बढ़ाता चला जाएगा, वो ब्रह्म ज्ञानी होता चला जाएगा, तीन जहान का मालिक होगा, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, आकाश, पाताल और धरती, इन सबको वो कैलकुलेट करने की ताकत उसके अंदर आ जाती है। तो ये वो चीज मानी जाती है। तो 9वें घर के बृहस्पति वाले को अपनी नॉलेज बढ़ानी चाहिए। नॉलेज भी ऐसी जो आपके अंदर को, आपकी बॉडी को, आपकी जिंदगी को एक्टिवेट करे। ऐसे लोग धार्मिक, आध्यात्मिक किताबें, पुस्तक पढ़ते हैं, तो उसके अंदर का जो बहुमूल्य ज्ञान है, जो इंसान को समझ में 4 बार पढ़ने के बाद आता है, इनको एक बार में समझ में आ जाएगा कि परमात्मा क्या बोलना चाहते हैं और किस तरीके से जीवन को बदलना चाहते हैं। तो वो वाली बात यहाँ पर मानी जाती है। आगे लिखा है, 9 निधि का मालिक गिनते होती 12 सिद्धि है। अब यहाँ पे 9 निधि 9 ग्रहों को बोला गया है, और 12 सिद्धि मतलब 12 राशियों को बोला गया है। तो यहाँ पे वही वाली बात आ गई है कि 9th हाउस से, 9वें घर से 9 के 9 ग्रह निकलते हैं होकर, क्योंकि ये किस्मत है। यहाँ पर ये वो बाईपास है, यहाँ पर हर ग्रह घूम के जाता है। तो 9 के 9 ग्रह, इससे यहाँ से मतलब 9 के 9 ग्रह मालिक गिनते, मतलब यहाँ पे 9 के 9 ग्रह ही अपने अपना छाप छोड़ के जाते हैं। और 12 सिद्धि है, और 12 राशियों को चलाने की ऊर्जा भी 9वें घर से ही मिलती है। और 9वें घर से ही कौन सी राशि, कौन सा ग्रह, कौन सा नक्षत्र आपको क्या अच्छा क्या बुरा दे रहा है, ये 9वें घर से ही पता चलता है। किसी व्यक्ति का 9वां घर बर्बाद हो, 9वां घर खराब हो, तो उसकी ग्रहों की कोई गणना नहीं कर सकते आप कि उसका ये, अगर कोई एक ग्रह अच्छा बन के बैठा है तो क्या उसके जीवन में वाकई अच्छा होगा, आप कोई कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि 9th हाउस, उसकी बुनियाद ही खोखली हो गई, 9th हाउस ही खराब हो गया।
तो ये चीज बात बोली जाती है। तो 12 सिद्धियों की बात हो रही है, तो यहाँ सिद्धि भी दोनों तरीके से है। अगर नौवा घर अच्छा है, नौवा घर का बृहस्पति आपकी कुंडली में अच्छा है, बुध से कहीं टकराव नहीं है उसका, तो कहते हैं कि निधि और सिद्धि, निधि और सिद्धि यानी कि वही ब्रह्म ज्ञानी वाली चीजें उसके पास आने लगती है, मतलब ज्ञानवान व्यक्ति इसको बोला जाता है। और अब यहाँ पे तीसरे घर को देखना जरूरी है। तीसरा घर क्या होता है? तीसरे घर में अगर तीसरे घर में बुध बैठा हो तो बृहस्पति नौवे घर का खराब हो जाएगा। तीसरे घर में केतु बैठा हो तो भी बृहस्पति खराब हो जाएगा, क्योंकि नौवे तीसरे घर में केतु बैठेगा तो नौवे घर में राहु आ जाएगा। तो राहु और बृहस्पति अगर एक साथ होंगे तो वहां पे बुध बन जाएगा, अगर वहां बुध बन गया तो मंगल बद हो जाएगा। तो यहाँ तो इंसान के बेड़ा वैसे ही गड़क हो जाएगा, वैसे ही उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। तो क्या है कि बृहस्पति के सामने वाले घर जो तीसरे नंबर का घर है वहां पर बुध और केतु नहीं होने चाहिए। वहां पर मंगल हुआ तो बृहस्पति को पूरी ताकत मिलेगी, तो ये सारी बातें उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगी, जितनी भी अच्छी बातें इसमें बताई गई हैं। तो बुध से टकराव, बृहस्पति को हमेशा जन्म कुंडली में लाल किताब में बुध से बचाया गया है, क्योंकि जब भी बुध और बृहस्पति टकराव में आएंगे उस टेवे की किस्मत के कोई भरोसा नहीं होगा, उस कुंडली की भविष्य का कोई भरोसा नहीं होगा कि इसकी जिंदगी कहाँ जाएगी। वो परेशानियों से भरा, तकलीफों से भरा, नॉर्मल जिंदगी जीने वाला, या बड़ी बड़ी उम्मीदें, क्योंकि बुध क्या है? बुध एक तरीके की आपकी सोच की ऊर्जा है, वो इतनी तेज बढ़ेगी। और वहां किस्मत को उसने कैद कर रखा है जो बृहस्पति है, तो आपको किस्मत से मिलेगा कुछ नहीं, चाहे आप उम्मीदें कितनी भी लगा लो, कितनी भी अपनी बुद्धि को बड़ा कर लो। तो ये वो वाली बात है। तो तीसरे घर में बुध और केतु का संबंध बृहस्पति से नहीं होना चाहिए, तब ये खराब हो जाएगा। अगर मंगल तीसरे घर में हुआ तो बृहस्पति अच्छी किस्मत का मालिक और चमका के चला जाएगा। ठीक है, आगे हिंदी में क्या लिखा है इसके बारे में? जिनके बृहस्पति 9 के होते हैं उनके लिए लिखा है, प्राण जाए पर वचन न जाए, वचन से अपना धर्म भी पाए, और धर्म से उसके धन में हार ना आवे। धर्म से भी वो धर्म भी पाए और धर्म से उसके धन से हार ना आवे। मतलब बोला गया है कि ऐसे व्यक्ति के लिए एक बात बहुत अच्छी होती है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर ये वाली कैपेसिटी वो अपने जीवन में, ये वाली बात अपने जीवन में वो अप्लाई कर लेता है कि अगर मैंने वचन दिया है तो मैं पूरा करूंगा, तो बृहस्पति अच्छे रिजल्ट देने वाला बन जाता है। कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, तो वचन ऐसे व्यक्ति को अगर वचन दे और उस वचन को पूरा करे, बृहस्पति अच्छा होता चला जाएगा। अपना धर्म भी पाए, मतलब अगर उसने वचन निभाने की जो स्थिति है वो पूरा अगर करता रहेगा तो जो उसका धर्म है वो उसको पूरी तरीके से निभाता है। जैसे पुत्र का है, तो पुत्र अगर ये वाली कैपेसिटी अपना लेता है कि मैं वचन को पूरा करूंगा, तो अपना पुत्र धर्म वो पूरा करेगा अपने माता पिता के प्रति। अगर पति के 9वें घर में बृहस्पति है और वो अपने वादों को पूरा करने की आदत लगा ले, तो वो अपना पति धर्म पूरा करेगा और पिता धर्म पूरा करेगा, क्योंकि उसका धर्म है। और जब एक किसी पत्नी की कुंडली में 9वें घर में बृहस्पति है तो वो अपने वादे पूरे करने की आदत डाल ले, तो अपना पति धर्म पूरा करेगी, मातृ धर्म पूरा करेगी। बहू का जो धर्म होता है, एक घर की स्त्री के जो धर्म होते हैं, वो पूरी तरीके से वो पूरा करने की परमात्मा उसको ताकत अपने आप दे देगा। उसको ज्यादा लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं अपनी चीजों को तो पूरा टाइम टू टाइम कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ, मुझे क्यों जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ऐसी कंप्लेंट आएगी नहीं, क्योंकि फिर नाव हवा से चलने लगेगी, जिंदगी अपने आप उसकी नॉर्मल चलने लगेगी। तो उसको अपने दिए हुए वचन पूरे करने की आदत डालनी है बस, और कुछ नहीं करना। उसकी जिंदगी अपने आप सब कुछ होगी। उससे उसको धर्म भी पावे, मतलब धर्म के प्रति जितने भी काम होंगे वो भी उसके अपने आप होते चले जाएंगे, और धन भी आए, पैसा भी आएगा, वो भी ऑटोमेटिक आएगा।
पता नहीं आएगा कहाँ से आएगा, कोई उम्मीद नहीं होगी, जहां से उम्मीद भी नहीं होगी वहां से ही पैसा आएगा। सिर्फ उसको एक आदत डालनी है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये वाली बात अपनी लाइफ में एप्लीकेबल कर लेनी है इसको। उसके बाद लिखा है अगर ऐसा ना हो वरना मंदे वक्त से पहले, और आगे एक चीज और भी लिखी है बहुत अच्छी इसमें बताई गई है, वरना मंदे वक्त से पहले ही चला जाए सराफ या जोहरी बकमाल होगा। मतलब यहाँ पर बात बोली गई है, बकमाल का मतलब होता है गुणवान, आपके पास जो लिखी होगी किताब में वो गुणवान लिखा होगा। वरना मंदे वक्त से पहले ही चला जाए, मतलब ऐसा व्यक्ति, इसके जीवन में सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन जब भी इसके घर में कोई मंदा वक्त शुरू होने वाला होगा, मंदा वक्त मतलब गरीबी, परेशानियां, बीमारी, दुख तकलीफें, बदनसीबी शुरू होने वाली होगी, तो सबसे पहले 9वें घर का व्यक्ति वाले की मृत्यु हो जाती है, वो अपना शरीर छोड़ देता है, क्योंकि उसकी किस्मत में लिखा ही नहीं है मंदा वक्त देखना। और 9वें घर के बृहस्पति वाला व्यक्ति अगर आपके घर में है और उसका बृहस्पति अच्छा है, तो वो सबको तारने वाला होता है, मतलब उसकी किस्मत से पूरा घर चल रहा होता है। और बरखिलाफ अगर किसी ने, आपके परिवार के किसी सदस्य ने ऐसा काम कर दिया जिससे मंदा वक्त शुरू होने वाला है, तो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति अपना शरीर छोड़ के जाता है, क्योंकि जो आत्मा है वो बृहस्पति है, वो आत्मा छोड़ के चली जाती है उस शरीर को। तो यहाँ पर ये बात बोली जाती है, मतलब कई बार आपने सुना होगा कि कोई घर में अच्छा खासा घर चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, कोई घर का एक पुत्र उठा या बेटा उठा या बेटी उठी, बाहर गई, अपने आप शादी कर ली, जब किसी के साथ सेटल हो गए, या कोई ऐसा झटका दिया जिससे समाज में उसकी बेइज्जती हो, उसके परिवार की बेइज्जती हो, तो क्या करता है कई बार हमने देखा है कि ऐसे व्यक्ति को खबर मिलते ही वो प्राण छूट जाते हैं उसके। हम कहते हैं कि उसने सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ, नहीं, ये बात नहीं है। बृहस्पति ऐसी, मतलब उसकी आत्मा इतनी शुद्ध थी कि उसको बुरा समय नहीं देखना था, क्योंकि अब वो जो घर में जो गलत कार्य हुआ है, किसी ने दूसरी चीज को किया या धर्म परिवर्तन कर लिया या किसी दूसरी ऐसा गलत काम कर लिया जिससे समाज में आपका मंदा वक्त शुरू हो रहा है, बुरा वक्त शुरू हो रहा है, आपकी थूकू थूतू होने लगेगी, तो 9वें घर के बृहस्पति वाले के लिए वो समय किस्मत में लिखा ही नहीं गया। तो जो समय किस्मत में नहीं लिखा गया वो व्यक्ति क्यों झेलेगा, इसलिए वो व्यक्ति शरीर छोड़ के चला जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बात बोली गई है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये वाली आदत अगर वो डाल लेता है तो उसका जो पूरा परिवार है वो सपोर्टिव रहता है, गलत चाल चलन वाला नहीं होता और अच्छे सुखों के साथ जिंदगी में आगे बढ़ता है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। और लिखा है सराफ या जौहरी होगा। सराफ जौहरी का मतलब होता है गुणवान, परख करने वाला, और बृहस्पति 9वें घर में तो सोने को बोला गया है, 24 कैरेट सोना, प्योर गोल्ड बोला गया है। तो ऐसे लोग जौहरी मतलब सुनार, सुनार का काम कर सकते हैं, गोल्ड का काम कर सकते हैं। साथ ही साथ 9वें घर के बृहस्पति वाले व्यक्ति को सोने की परख बहुत अच्छी होती है, इंसान की परख बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जौहरी का काम क्या होता है, कई बार ये वाद शब्द भी सुना होगा कि हीरे की परख जौहरी ही करता है, और ये कई बार हीरे के लिए यूज नहीं होता, एक इंसान की परख के लिए यूज होने लग गया है आज के समय। अगर 10 में से एक बंदे को छांट के लेके गए और सामने वाले को पता है कि उसने जो बंदा छांटा है वो तो अच्छा छांटा है, तभी उसके लिए यही शब्द बोले जाएंगे कि हीरे की परख तो जौहरी को ही है। तो एक इंसान को भी परख करने की ताकत इसके अंदर होती है कि सामने वाला व्यक्ति किस तरीके का है, कौन काम आएगा कौन बेईमान आएगा, वो सारी चीजें इसकी परख होती है। तो ये उस जौहरी वाली बात को बोला गया है। यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन है 1942 के, जो 9th हाउस के बृहस्पति के हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये 1941 में है, लेकिन 1942 को ये जरूर हमें पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ पे नुकसान हो जाएगा, क्योंकि 9वां घर बुनियाद होती है। तो यहाँ पर सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी है, नहीं समझोगे तो नुकसान होगा। मैं 1942 से पढ़ के मैं आपको
बताता हूँ। इसमें है 9वें घर में बृहस्पति और 5वें घर में जब शनि होगा तो किस्मत नेक और उम्दा असर शनिचर के वक्त से शुरू, दौलत धन दौलत उम्दा मगर औलाद के लिए मंदा ही होगा। मतलब जब भी 9वें घर में बृहस्पति होगा और 5वें घर में शनि होगा तो धन दौलत अच्छी होगी, किस्मत अच्छी होगी, लेकिन संतान के लिए मंदा वक्त होगा, मंदा वक्त बुरा वक्त होगा, ये बात बोली गई है। और आगे लिखा है कि अगर 9वें घर में बृहस्पति है और चौथे घर में बुध होगा, यहाँ पे देखो चौथे घर की बुध की बात बोली गई है। आई मैंने बोला था तीसरे घर में बुध होगा तो ये नुकसान और मंदा समय देगा। 1942 में लिखा है कि 9वें घर में बृहस्पति होगा और चौथे घर में बुध होगा तो राजयोग बन जाता है। ये लाल किताब के राजयोग हैं, जो सिर्फ तीन राजयोग बोले जाते हैं। तो पहले राजयोग की अब आज बात हो गई है। 9वें घर में बृहस्पति और चौथे घर में बुध होगा, 4th हाउस के घर में बुध होगा तो आपकी कुंडली में एक राजयोग होगा, तो ये अच्छा माना जाता है। आगे लिखा है कि 9वें घर में बृहस्पति, 5वें घर में चंद्रमा या तीसरे घर में 5वें घर में चंद्रमा और तीसरे घर में बुध होना मंदा फल होगा। देखो तीसरे घर का बुध आ गया, बोल दिया उसने, मंदा फल होगा। 9वें घर में बृहस्पति होगा, तीसरे घर में चंद्रमा और 5वें घर में बुध होगा तो उम्दा फल होगा। मतलब वही चीज अगर उलट जाएगी, मतलब पहले 5वें घर में चंद्रमा हुआ और तीसरे घर में बुध होगा तो बृहस्पति के मंदे असर मिलेंगे, बुरे असर मिलेंगे, क्योंकि तीसरे घर से बृहस्पति को बुध का टकराव लग गया। और वहीं उल्टा हो जाए कि तीसरे घर में चंद्रमा और 5वें घर में बुध हो तो उम्दा फल होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी 9वें घर में बृहस्पति खराब होगा तो उसको उसके मित्र ग्रह का सपोर्ट देना। मित्र ग्रह कौन से हैं? चंद्रमा, मंगल, सूर्य। तो इनमें से कोई भी घर तीसरे घर में ग्रह बैठेगा तो बृहस्पति को पूरा सपोर्ट मिलेगा और उसके जीवन में सुख सुविधाएं पूरी तरीके से आएंगी। अब 5वें घर का बैठा हुआ बुध भी 5वें घर को सपोर्ट करता है तो बृहस्पति को सपोर्ट करने लग जाएगा, क्योंकि एक अकेला चंद्रमा पूरे बुध को संभाल सकता है और बुध को संभालने की ताकत किसी के अंदर नहीं है। गुरुजी आपने भी बताया 5वें घर में चंद्रमा और तीसरे घर में बुध होगा तो बुरा होगा वो। हाँ, वो बुरा होगा। और क्योंकि यदि उल्टा कारण है होगा आपको हाँ, तीसरे घर में चंद्रमा होगा और 5वें घर में बुध होगा तो भी बुरा होगा या अच्छा होगा? फिर तब अच्छा होगा, वो अच्छा होगा। देखो मैं उल्टा कारण अच्छा बता है देता इसका। हूँ। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ। बुध क्या है? रेत है, ठीक है। रेत जो होती है वो बुध होती है। और चंद्रमा क्या है? पानी है। हवा से रेत जो है आंखों में जाती है और पानी से रेत धरती में रहती है। और जब बृहस्पति के साथ बुध जुड़ेगा तो रेतीली हवा चलती है। तो तीसरे घर से जब बृहस्पति जुड़ता है, तीसरे घर से जब बृहस्पति के बुध जुड़ता है बृहस्पति के साथ तो रेतीली हवा होती है, तो आदमी की दृष्टि खराब होती है। रेतीली हवा में आप देख नहीं पाओगे। तो यहाँ जो दृष्टि है वो चंद्रमा की है। तो यहाँ पर क्या है, वो चंद्रमा 5वें घर में भले ही बैठा रहे और तीसरे घर में बुध हो, चंद्रमा भले ही सपोर्ट बृहस्पति को करता रहे, लेकिन फिर भी वो रेतीली हवा में देख नहीं पाएगा, मतलब कोई मदद नहीं कर पाएगा। क्योंकि लाल किताब में 5 से 5 को मदद मिलती है। कोई भी ग्रह अपने से 5वें घर में बैठे हुए ग्रह को मदद देता है, तो 5 से 5 को मदद मिलती है। तो अब चंद्रमा वहां बृहस्पति को मदद नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पे एक बात ये वाली बात हो जाती है। अब यहाँ पर तीसरे घर में चंद्रमा और 5वें घर में बुध बैठा हो तो अब क्या होता है कि तीसरे घर से बुध को मदद, बृहस्पति को मदद मिली, मतलब पानी को हवा की मदद मिली, तो वो बना ऑक्सीजन वाला पानी, जिसे हम बोलते थे झरने का पानी। क्योंकि झरना ऊपर से गिरता है तो उसके अंदर झरने का पानी मिनरल्स ज्यादा रखता है अपने अंदर, बहुत ज्यादा उसके अंदर पौष्टिक तत्व होते हैं झरने के पानी में, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो बहुत ऊंचाई से गिरता है तो काफी ज्यादा हवा का स्ट्रैक्ट उसके अंदर होता है। तो मतलब झरने का पानी। अब उस झरने के पानी में बुध अगर जुड़ेगा, मतलब 5वें घर का बुध अगर जुड़ेगा तो वो रेत जुड़ेगी। तो झरने में अगर रेत बैठेगी, क्या है, जाना तो उसको जमीन में ही है, उसको रहना जमीन में ही है।
और जहां जहां वो रेत जाएगी वो जमीन से जुड़ती हुई चली जाएगी, और जमीन में जब रेत आएगी तो वो जमीन उपजाऊ बन जाती है। कि कुछ फसलों के लिए रेतीली जमीन बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर कुछ फसलें रेतीली जमीन में होना बहुत जरूरी है, वो मजबूत जमीन में नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं वो जमीन काम आने लग जाएगी। तो ये वाला कंसर्न है कि फिर वो बुध भी मदद करने लग जाएगा, फिर बुध की वो रेत भी उपजाऊ बन जाएगी। तीसरे घर में चंद्रमा और पांचवें घर में जब बुध बैठा होगा तो ये अच्छा असर देगा। ये नोट कर लेना आप, क्योंकि नौवें घर का बृहस्पति की स्थिति है, तो ये पढ़ना जरूरी है। या जब भी हम किसी भी ग्रह के नौवें घर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वो केंद्र का घर है, तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बताऊंगा। वो जो 1942 जो लाल किताब 1942 है उसमें से मैं आपको बताऊंगा, जो उसकी स्पेशली 9th हाउस की जो डिटेलिंग दी गई है, तो वो आपको लिख के रखना। आगे क्या लिखा है, जब बृहस्पति नौवें घर में होगा, शुक्र नंबर 3 5 में, या शुक्र नंबर 3 5 में, चंद्रमा 5 3 में, मंदा भी और सहाना भी। तो यहाँ पे मंदा हाल बोला गया, सहाना मतलब होता है अच्छी जिंदगी भी है और बुरी भी है, मतलब दोनों ही इसके पास होते हैं। मंदा और सहाना दोनों माने जाते हैं। जब बृहस्पति जब शुक्र और चंद्रमा, जब शुक्र कुंडली के तीसरे घर में हो और पांचवें घर में हो, और चंद्रमा भी अगर कुंडली के तीसरे और पांचवें घर में हो, तो यहाँ पे हो गया मंदा भी और सहाना भी। मतलब मंदा भी असर आएगा, सहाना भी आएगा, कुछ नहीं कह सकते। कोई भी समय आ सकता है, वो कुंडली के वक्त के अनुसार होगा कि कौन सा वक्त चल रहा है और किस तरीके का वक्त चल रहा है, तो उस तरीके का होगा। सहाना का मतलब भी बोला जाता है, कई जगह पे बोला गया राजशाही, मतलब कई बार अच्छे ऐसे स्थिति भी देखी जा सकती है, और मंदा भी कई बार बुरी स्थिति भी देखी जाती है। वो एक्स पर आपकी बृहस्पति की एक्टिविटी, कि आपने अपने बृहस्पति को खराब ना कर लिया हो। अब जैसे कि नौवें घर का बृहस्पति है और ऐसा व्यक्ति अगर सोना गिरवी रख दे या सोना बेच दे, तो इनका बृहस्पति बुरा हो जाएगा। बतौर इनकी कुंडली में बृहस्पति अगर नौवें घर का है, तो उनको हर साल सोना खरीदना चाहिए, हर साल सोना खरीद लेना चाहिए, चाहे वो 2 ग्राम 3 ग्राम या 1 ग्राम भी खरीदे, इनको हर साल सोना खरीदना चाहिए। मतलब बृहस्पति को कायम रखना चाहिए, और ये जितना मजबूत बृहस्पति करते चले जाएंगे उतना अच्छा होता चला जाएगा इनका। तो तीसरे घर में और पांचवें घर में चंद्रमा और शुक्र हो, मतलब शुक्र तीसरे पांचवें में हो या चंद्रमा पांचवें तीसरे में हो, तो मंदा भी होगा और सहाना भी होगा। मतलब अमीरी भी हो सकती है, गरीबी भी हो सकती है, कंडीशन के अनुसार होगी। नौवें घर में बृहस्पति हो और तीसरे घर में मंगल, तो ससुराल दौलतमंद होती है और दौलत देवे, मतलब ऐसे व्यक्ति की ससुराल जो होती है दौलतमंद होती है और उसको दहेज भी बहुत अच्छा मिलता है। तो लाल किताब ज्यादातर ना मेल प्रोस्पेक्टस पे काम करती है, मतलब पुरुषों के लिए ज्यादा कारगर मानी जाती है, स्त्री के लिए उतनी ज्यादा कमिटमेंट नहीं बोली जाती है, मेल फैक्टर पे ज्यादा कार्य करती है। तो इसलिए बोला है कि जब भी कुंडली में नौवें घर में बृहस्पति होगा, तीसरे घर में मंगल होगा, तो ऐसे व्यक्ति की जो ससुराल होगी वो दौलतमंद होगी और उसको ससुराल से दौलत मिलेगी, उसको धन दौलत मिलेगी। आगे लिखा है बृहस्पति 9 का, मंगल 3 सूरज 5। बृहस्पति 9 का, मंगल 3 सूरज 5। अब दोनों मित्र हैं, देखो तीसरे घर से मंगल भी मित्र आ गया और पांचवें घर से सूर्य भी मित्र आ गया। तो तीनों घरों का, तीनों घरों और तीनों ग्रहों का बृहस्पति का ही असर होगा और उम्दा और उत्तम होगा। तो कितनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात बोल दी है कि तीसरे घर में मंगल हुआ और पांचवें घर में सूर्य और नौवें घर में बृहस्पति हुआ, तो तीनों घर में बृहस्पति के अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। मतलब तीसरे घर से भी बृहस्पति के अच्छे रिजल्ट, पांचवें घर से भी बृहस्पति के अच्छे रिजल्ट और नौवें घर से ही बृहस्पति के अच्छे रिजल्ट। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि ये वाला कॉम्बिनेशन जिसकी कुंडली में मिल गया, तो समझ लो वो व्यक्ति ब्रह्मज्ञानी है, वो व्यक्ति हर चीज को जानने वाला है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखने वाला है। ब्रह्म ज्ञानी का मतलब होता है ज्ञानवान व्यक्ति, उसको निधि सिद्धियां सब प्राप्त होंगी। जो जितने भी धर्म गुरु होते हैं, जो आंख बंद करके पूरे ब्रह्मांड को घूम के आ जाते हैं,
वो वाली सिद्धि भी इसको मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर तीनों जगह से बृहस्पति का उम्दा असर मिलेगा। जो बृहस्पति के ब्रह्म ज्ञानी का जो शब्द है वो यहाँ पूरी तरीके से परिपूर्ण होगा, जिसकी कुंडली में तीसरे घर में मंगल, पांचवें घर में सूर्य और नौवें घर में बृहस्पति होगा। और बुध की वजह से बृहस्पति कहीं खराब ना हो रहा हो, बस अब उसकी जिंदगी में ब्रह्म ज्ञानी वाले ही रास्ते शुरू हो जाएंगे। वही है कि बुध बुध बृहस्पति के घरों में ना हो, मतलब 2, 5, 9, 11 और 12 में बुध नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये जीवन की जो जर्नी है बहुत अच्छी होती चली जाएगी। तो ये स्पेशल 9th हाउस का बृहस्पति था। 9th हाउस की जब भी हम बात करेंगे तो हम बुनियाद की बात करेंगे, हम उसकी एक उस ऊर्जा की बात करेंगे जिस ऊर्जा से जीवन चलता है। मतलब 9th हाउस की ऊर्जा, जब इंसान पैदा जन्म लेता है तो उसके साथ उसकी नाभि से एक कॉर्ड जुड़ी हुई आती है, और उसी कॉर्ड के जरिए पेट के अंदर बच्चा सारा चीजें ग्रहण करता है, क्योंकि उसका मुंह नहीं खुलता। उस नाभि के जरिए, उस नाली के ही जरिए उसके पेट का उसका शरीर बनता है और उसको भोजन मिलता है। तो मतलब केंद्र है, वो बुनियाद है। आपकी 9th हाउस आपकी जीवन की, आपकी कुंडली का बुनियाद है। 9th हाउस जितना अच्छा होगा उतना अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये बृहस्पति 9वें घर का था, और बृहस्पति के 9वें घर के रिजल्ट्स पाने के लिए सिर्फ एक ही बात लाल किताब में पंडित जी ने यहाँ पे लिख दी है, रूपचंद जोशी जी ने लिख दी है कि लाल किताब में जब भी कोई उपाय या कोई सावधानी या कोई आपकी प्रिकॉशंस बताई गई है तो उसको फॉलो करना शुरू कर दो, आपको उसके पूरे रिजल्ट्स मिलेंगे। मतलब ऐसे व्यक्ति को अपने किए हुए वादे पूरे करने चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति पूरे किए हुए वादे पूरे नहीं करता है तो बृहस्पति रिजल्ट मंदा आता है, और ऐसे व्यक्ति को कभी जिंदगी में सोना नहीं बेचना चाहिए या गिरवी नहीं रखना चाहिए, चाहे कितना भी बुरा समय आ जाए। और अगर सोना गिरवी रख दो, किसी कारणवश रखना पड़ जाए या खो जाए या बिक जाए, तो जितना बेका है उसका 10% खरीद के लेके आ जाओ इंस्टेंटली। तो बृहस्पति खराब नहीं होता। मान लो किसी का अगर सोने का झुमका है या सोने की रिंग हो जाती है, और मान लो वो 1 तोले की है, तो 1 तोले की अगर रिंग है आपकी और वो खो गई, तो यहाँ पे बृहस्पति बहुत बुरे रिजल्ट देने के लिए बन गया। जब भी आपके घर में सोना बेचने की नौबत आ जाए तो समझ लीजिए बृहस्पति खराब हो रहा है। तो आपको क्या करना है, देखो बुरे वक्त से निकलने के लिए सोना हमारी सेविंग होती है, बेचना पड़ता है, बेको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंस्टेंट आपको क्या करना है कि जितना आप बेच रहे हो उसका 10% तुरंत अगले दिन खरीद लो, या सुबह बेच के आओ शाम को खरीद लो। तो आपका बृहस्पति खराब होते होते बच जाएगा, और जितना आपने बेचा उसका फल भी आपको मिल जाएगा। मतलब अगर 1 तोले का सोना अगर आपने बेचा है तो तुरंत सेम डे कम से कम 1 ग्राम सोना खरीद लो, जाके एक तरीके से नई परचेसिंग करके आ जाओ, आपका बृहस्पति अच्छा हो जाएगा। तो 9th हाउस वाले बृहस्पति वाले को सोना नहीं बेचना चाहिए, वादों पे खरा रहना चाहिए, जिंदगी उसकी अच्छी रहती है। और बुध की जो मंदी चीजें हैं उससे हमेशा बचना चाहिए, मतलब कड़वी जुबान, गाली गलौज, ठीक है, चुगलखोरी, इन सब से बचना चाहिए उसे, और उसका जीवन बहुत अच्छा होता चला जाता है। तो ये था बृहस्पति 9वें घर का। किसी का कोई सवाल जवाब क्वेश्चन तो पूछ सकता है। नहीं गुरुजी, समझ में आया? आगे हाँ जी समझ गुरुजी। पीछे से पढ़ना शुरू कर दो, जी गुरुजी। पीछे के सारे ब्लैंक होता चला जाए मुझे जहां तक नजर आ रहा है तुम्हारा। नहीं पढ़ते आते बीच में ना। अभी मैंने एक सवाल किया था कि बृहस्पति की जड़ कौन सी है, सन्नाटा हो गया था। नहीं उधर वो हमारा राशि तो बताइए, 9-12 होती है, धनु और मीन राशि का स्वामी है। हाँ, तो 9-12 और ही वो होती है। तो क्वेश्चन हमें घुमा के पूछा ना, कंफ्यूज हो गए। हाँ, बेसिक चीजें ना स्टडी में लेके आओ, ताकि एकदम से आपके माइंड में होना चाहिए। बृहस्पति की जड़ 9-12। 9-12
धनु राशि और राहु, मीन राशि का स्वामी हाँ, राहु की जड़ 12वां घर, 12वां घर, भले ही वो नीच का है लेकिन उसकी जड़ वही है। जड़ वही है। ठीक है ना। तो ठीक है गुरुजी। बृहस्पति की चीजें आज हमने बृहस्पति 9 का पढ़ा, आगे हम पढ़ेंगे बृहस्पति 10 का। मैंने अभी बोला था पीछे क्लास में कि 6-7 से लेके 12 तक ग्रह अपनी प्रवृत्ति बदल लेते हैं। तो 9वां हाँ घर, जी। जब कोई ग्रह अपने घर का मालिक आएगा तो उसकी पूरा एस्पेक्ट उसको अपने अनुसार ही करेगा, उसको बदलने की जरूरत नहीं है। अब जब 10 बृहस्पति पढ़ेंगे तो इसकी कहानी कुछ अलग ही पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले ठीक है, क्लास में। जय श्री ठीक है राधे। गुरुजी। राधे राधे गुरुजी।